प्रियंका गांधी वड्रा का चुनावी राजनीति में प्रवेश नई बात नहीं है, बस आज की तस्वीर नहीं है और वो है वायनाड लोकसभा उपचुनाव में उनका नामांकन। लेकिन इस तस्वीर में बहुत सारे नए संदेश यानी कि मैसेज छिपे हैं। वैसे तो प्रियंका नेहरू गांधी परिवार से चुनावी मैदान में उतरने वाली 10वीं सदस्य हैं। इन सारे सदस्यों की कहानी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आपके सामने 5 तस्वीरें हैं। सबसे पहली तस्वीर में इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने यूपी की रायबरेली सीट से 1967 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। इंदिरा के बड़े बेटे राजीव गांधी, जिन्होंने यूपी की ही अमेठी सीट से 1981 में पहली बार लोकसभा का उपचुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंच गए। सोनिया गांधी, जो राजीव गांधी की तरह ही अमेठी से ही पहली बार 1999 में लोकसभा की सांसद निर्वाचित हुई। फिर राहुल गांधी, जो 2004 में परिवार की परंपरागत सीट अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते, और अब 2024 जिसके उपचुनाव में केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। 1999 में जब सोनिया गांधी ने चुनावी राजनीति में कदम रखा था, अमेठी से नामांकन किया, तब प्रियंका गांधी से भी उस वक्त पूछा गया था कि क्या वो पॉलिटिक्स में डेब्यू करेंगी। तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, इसमें अभी लंबा वक्त लगेगा। 2004 में जब राहुल गांधी ने पहली बार लोकसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया, तब पूरे देश की नजर एक बार फिर से प्रियंका गांधी पर थी। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि राहुल तो राजनीति में आ गए, प्रियंका की बारी कब आएगी। तो आज 2024 में वो घड़ी आ गई। उन सवालों के जवाब मिल गए जो प्रियंका समेत पूरे गांधी परिवार से पूछे जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित के बाद प्रियंका गांधी वड्रा नेहरू गांधी परिवार की पहली बेटी हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसे में परिवार और पार्टी ने इस मौके पर पूरा शक्ति प्रदर्शन किया, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। पहले रोड शो हुआ, रैली हुई, फिर जाकर प्रियंका ने अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया। इस खास मौके पर गांधी परिवार के ज्यादातर सदस्य उनके साथ दिखाई दिए। प्रियंका गांधी के साथ उनके पति वड्रा, गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी यानी कि उनके बेटे रेहान वड्रा भी पहली कतार में साथ बैठे दिखे। एक दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी के एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पीछे की सीट पर सोनिया गांधी बैठी हुई दिखी। थोड़ी देर के बाद सोनिया गांधी आगे सीट पे आ गए, खड़गे और राहुल गांधी पीछे की सीट पर चले गए। राहुल गांधी की जगह एक दूसरे नेता ने ले ली। नियम के मुताबिक नामांकन के वक्त उम्मीदवार के साथ सिर्फ 5 व्यक्ति ही वहां रह सकते हैं। ऐसे में अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोगों की मौजूदगी भी अपने में एक संदेश थी। प्रियंका गांधी ने बेहद छोटी उम्र में ही अपने पिता के लिए प्रचार किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी मां और भाई के चुनाव प्रचार का भी काम बखूबी संभाला। लेकिन यह पहला मौका था जब वो खुद चुनावी मैदान में है और अपने लिए आज ही प्रचार का आगाज किया, जिसका जिक्र उन्होंने अपने नामांकन रैली में भी कर दिया। For my father in the 1989 general election. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues, that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. I am deeply grateful to Congress President Mallikarshan Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad. To my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. It is my honor to represent you if you give me a chance.
तो प्रियंका गांधी के साथ उनके परिवार के लोग और पार्टी के अध्यक्ष तो थे ही, उसके अलावा संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा भी वायनाड पहुंचे। किशोरी लाल शर्मा, जो गांधी परिवार के सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक हैं, ये बात तो पहले से तय थी कि वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी वड्रा ही कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी, लेकिन आज के नामांकन और शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक साथ कई संदेश दे दिए गए। दरअसल गांधी परिवार पर विपक्षी पार्टियां वायनाड के लोगों को धोखा देने का आरोप लगा रही थीं। इसकी वजह ये थी कि राहुल गांधी वायनाड और यूपी की रायबरेली दोनों ही सीटों से सांसद चुने गए। ऐसे में उन्होंने अपने पास रायबरेली की सीट रखी और वायनाड से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के जरिए कांग्रेस ने वायनाड और केरल से पार्टी के लगाव का संदेश दिया है। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जहां कांग्रेस के गठबंधन यानी यूडीएफ का सीधा मुकाबला वामपंथी गठबंधन एलडीएफ से होगा। केरल में रवायत से इतर एलडीएफ लगातार 2 बार चुनाव जीत चुका है। ऐसे में इस बार कांग्रेस को यहां प्रियंका गांधी की मौजूदगी सत्ता में वापसी की उम्मीद दिखा रही है। Protection for his sister. I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. We will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. Priyanka ji, with her compassionate heart, a fierce determination and a long-standing commitment to justice, equality and fraternity. That she will be relentless champion for Wayanad and its people. Here our enemy is BJP, not the left party. But though we in Kerala, left party is our main rival, unfortunately. So we are fighting against both BJP and Communist Party. So how do you see this? The BJP is attacking Congress on Priyanka Gandhi and her nomination from Wayanad. Priyanka Gandhi will win this constituency with big margin. परिवार बात तो जनता तय करती है। जो चुनाव के बीच में जब जाता है तो जनता को तय करना है। राजनीतिक दल परिवारवाद नहीं तय करते। जनता चुनकर लोकतंत्र में जिसको भेजती है वो बनता है। कांग्रेस का भी टफ सीट या इजी सीट नहीं देखती है। ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं और ये परिवार का निर्णय है। दिलचस्प बात यह है कि रायबरेली अमेठी की तरह अब वायनाड से भी गांधी परिवार ने अपना पारिवारिक रिश्ता दिखाया है। रायबरेली में सोनिया गांधी ने यह कहा था कि मैं अपने बेटे राहुल गांधी को आपको सौंप के जा रही हूं, तो आज वायनाड में राहुल गांधी ने प्रियंका में जो राखी बांधी उसका जिक्र किया। वैसे केरल का चुनाव तो अभी थोड़ा सा दूर है। सामने वायनाड में 13 नवंबर का उपचुनाव है, जहां कांग्रेस की प्रियंका गांधी का मुकाबला सीपीआई के सत्यन मुकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से होगा। सीपीआई के कैंडिडेट पुराने और अनुभवी नेता हैं, तो बीजेपी की नव्या हरिदास के पास भी प्रोफेशनल और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी कि चुनावी राजनीति का अनुभव है। बीजेपी की नव्या हरिदास आखिर हैं कौन? वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कोड़ीकोड नगर निगम के चुनाव में 2 बार पार्षद चुनी गई हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में कोड़ीकोड दक्षिण सीट से वो चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसे में नव्या हरिदास का दावा है कि उम्र में भले ही वो प्रियंका गांधी से 13 साल छोटी हों, लेकिन चुनावी राजनीति में उनका अनुभव ज्यादा भी है और वो वहीं रह करके लोगों के काम करने का भी दावा कर रही है। We could see that it's just a Josh for a day, and soon after giving the nomination, she'll be returning. I think it's just a 7-day schedule for the program. But the promise I could give us, I will be with the people of Wayanad for the upcoming 5 years.
इस बात में कोई शक नहीं है कि वायनाड के उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बहुत मजबूत है, लेकिन ये चुनाव बीजेपी के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि केरल में 2024 के आम चुनाव में पहली बार बीजेपी यहां से कोई भी सीट जीत पाई थी। त्रिशूर सीट से सुरेश गोपी सांसद चुने गए। ऐसे में बीजेपी का जोश हाई है। हालांकि वायनाड में पिछली बार भी राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतारा था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे थे। बावजूद इसके बीजेपी नेताओं को त्रिशूर की जीत और केंद्र में हैट्रिक लगाने के बाद वायनाड में भी कमल खिलाने की पूरी उम्मीद है। ये राहुल गांधी का परिवार, सोनिया गांधी का परिवार, ये लोग लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, ये लोग राजतंत्र में जी रहे हैं। इनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं। अभी तो उम्मीदवारी है ना, तो उम्मीदवारी परिवार ही हुआ ना। भाई हटे बहन आई, अब भाई बहन हटेंगे तो भांजा आएगा। इससे ज्यादा तो परिवार से बाहर की तो पार्टी ही नहीं है कांग्रेस। वही तीन लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका, यही लोग हैं। तो परिवार में ही सब घूमता है। तो क्योंकि बाकी लोगों के जो बेसिक प्रजाप्रभुत्व में उनके विश्वास नहीं है, वो कर रहे, करने दो, हम जो फाइट करते करें। ये असली इंडी कौन है? असली इंडी अलायंस का नेता कौन है भाई? वायनाड में लेफ्ट पार्टी से भी मोकेरी साहब लड़ रहे हैं और कांग्रेस से प्रियंका वाड्रा लड़ रही है। तो दिल्ली में जो लोग दोस्ती और मस्ती करते हैं वो केरल में कुश्ती करने लगे हैं। ये असली इंडी अलायंस कौन है? प्रियंका जी असली इंडी अलायंस की कैंडिडेट है या लेफ्ट पार्टी के कैंडिडेट असली इंडी अलायंस है? तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाती है, लेकिन नेहरू गांधी परिवार के आखिर कितने लोग अब तक सक्रिय और चुनावी राजनीति में रहे हैं? उनका वंश वृक्ष सबके सामने है। इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, इन दोनों के बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी, इसके बाद फिर संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल मेनका और वरुण बीजेपी में हैं, लेकिन इस साल के चुनाव के बाद वो पहले की तरह सक्रिय नहीं है। दूसरी तरफ राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और बेटे राहुल गांधी चुनाव लड़ चुके हैं और सक्रिय राजनीति में है, और अब बेटी प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में दस्तक दे चुकी हैं। मतलब कि अब तक गांधी परिवार के 9 सदस्यों ने चुनाव लड़ा है। इनमें से 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी और बेटे राजीव गांधी तो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जबकि गांधी परिवार के 2 सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष के पद तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल राहुल गांधी ही लोकसभा में नेता विपक्ष हैं और उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में प्रवेश के लिए केरल को चुना। अब यहां की जनता उन्हें चुनती है या नहीं, ये तो 23 नवंबर के नतीजे में ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये भी कि प्रियंका ने चुनावी राजनीति का एंट्री गेट दक्षिण को ही क्यों बनाया? इसे समझने के लिए आपको राजनीतिक इतिहास के पुराने पन्नों को पलटना होगा। 1977 में जब पहली बार कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई और इंदिरा गांधी रायबरेली से अपना चुनाव हार गई थी, तो उसके बाद 1978 में वो कर्नाटक की चिकमंगलुरु सीट से चुनाव लड़ी और वो चुनाव जीत गई। फिर 1980 में देश की सत्ता में भी उन्होंने वापसी की। बात अब 1999 की करते हैं, जब सोनिया गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, तो वो सिर्फ गांधी परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी नहीं, बल्कि कर्नाटक की बेल्लारी से भी चुनाव लड़ी और दोनों सीट जीत गई। 2019 में जब कांग्रेस की हालत फिर से खराब लगी और राहुल गांधी को अमेठी में हार का अनुमान हुआ, तो वो अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े और अमेठी तो हार गए, लेकिन वायनाड में उन्होंने जीत हासिल की। 2024 में राहुल गांधी रायबरेली के साथ साथ वायनाड से फिर लड़े। दोनों जगह जीतने के बाद वायनाड की सीट प्रियंका गांधी के लिए छोड़ दी, जहां से अब उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों में हर बार
गांधी परिवार की प्रतिष्ठा बचाई है, भले से ही देश के अन्य हिस्सों में उन्हें खतरा महसूस हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट को ही क्यों चुना। तो इसका सीधा सा जवाब है कि इस सीट का कांग्रेस के लिए बेहद सुरक्षित होना। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से एक वायनाड 2008 में वजूद में आई। 2009 से अब तक चारों बार यह सीट कांग्रेस के ही खाते में गई है। 2 बार एमआई शाहनवाज जीते तो पिछली 2 बार से राहुल गांधी। वायनाड का सियासी समीकरण भी कांग्रेस के पक्ष में ही जाता है। यहां 40% मुस्लिम वोटर है और हिंदू मतदाता भी इतने ही हैं, यानी कि 40%। 20% वोटर ईसाई समुदाय से हैं। इस सीट पर एससी और एसटी मतदाताओं की संख्या 7 और 9% है। वायनाड सीट पर ग्रामीण मतदाता 93% और शहरी मतदाता 7% है। अब इन तमाम सियासी समीकरणों को साधते हुए प्रियंका गांधी के सामने पहले चुनाव में जीत की चुनौती है। अगर जीत गई तो यह लगातार 5वीं बार होगा जब वायनाड सीट पर कांग्रेस का पंजा कायम रहेगा। वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्रियंका का जादू सर चढ़कर बोलता है। उनमें लोग उनकी दादी इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं। ये और बात है कि इंदिरा गांधी को पॉलिटिकल ट्रेनिंग उनके पिता जवाहरलाल नेहरू से मिली थी, लेकिन प्रियंका को ये खुशकिस्मती नसीब नहीं हुई, क्योंकि जब वो सिर्फ 19 साल की ही थी तभी उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद कई साल पहले सोनिया गांधी फिर राहुल गांधी राजनीति में आए। इस दौरान प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली में सोनिया और राहुल गांधी के प्रचार की कमान संभाली। 2019 में औपचारिक रूप से प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ, जब उन्हें कांग्रेस का महासचिव और पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया। उस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और पूरे यूपी में पार्टी मात्र 1 सीट जीत पाई। बाद में प्रियंका गांधी को पूरे यूपी का प्रभार दे दिया गया, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। इसके बाद कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों में उनको पार्टी की स्टार प्रचारक बनाया गया और फिलहाल तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई है। और अब जाकर वायनाड उपचुनाव से वो आखिरकार चुनावी राजनीति में शामिल हो चुके हैं। प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में आगाज हो चुका है, अंजाम का इंतजार है। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है। इस देश में इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी हार चुके हैं। ऐसे में वायनाड में प्रियंका का क्या होगा ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन वायनाड में अब तक का रिकॉर्ड कांग्रेस के पक्ष में जरूर रहा है। अब यह मुमकिन है प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंच जाए, लेकिन क्या इससे कांग्रेस की बंद किस्मत भी खुल जाएगी? ज्यादा इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। और अब परवाह देश की के दूसरे भाग में देखिए, जिनपिंग का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया या फिर ये उनकी मजबूरी है। भारत चीन दोस्ती की इनसाइड स्टोरी अब आपको बताते हैं। आज वो हुआ जिसका इंतजार 2020 के बाद से हो रहा था। रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बायलैटरल थी। कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हर वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच किसी पुल की तरह दिखाई दिए। भारत और चीन के बीच तनाव का पहाड़ कुछ हद तक टूट गया, लेकिन यह मुमकिन कैसे हुआ और क्या चीन पर अब भी भरोसा किया जा सकता है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्विपक्षीय वार्ता के लिए आमने सामने बैठे तब भारत में शाम के 5 बजे थे। द्विपक्षीय बातचीत शुरू करने से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा यह मुलाकात जरूरी थी और भारत, चीन समेत पूरी दुनिया को पिछले 5 साल से इस बैठक का इंतजार था। प्रधानमंत्री जी, कजान में आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। 5 साल में ये पहला मौका है जब हम आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे दोनों देशों के लोग और पूरी दुनिया को इस मुलाकात का इंतजार था। चीन और भारत दोनों पुरातन संस्कृतियां हैं और महत्वपूर्ण विकासशील देश हैं। दोनों पक्षों के लिए ज्यादा बातचीत और सहयोग करना हमारे मतभेदों और असहमतियों को
ठीक से संभालना और एक दूसरे की विकास आकांक्षाओं को पूरा करना महत्वपूर्ण है। It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples. 5 साल से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत और चीन के बीच सीमा पेट्रोलिंग पर बनी सहमति का स्वागत किया और फिर द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों के लिए भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति बनी रहना सबसे जरूरी है। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे। इस बातचीत के लिए 30 मिनट का समय तय किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग करीब 50 मिनट तक बंद कमरे में भारत और चीन के गंभीर मुद्दों पर मंथन करते रहे। बैठक खत्म हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मुस्कुराते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकले और गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। ब्रिक्स समिट से आई ये तस्वीर भारत चीन रिश्तों पर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इस महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक के लिए इस मुलाकात के अपने अपने मायने हैं। क्या ब्रिक्स में मोदी शी की यह मुलाकात भारत और चीन के संबंधों की एक नई शुरुआत है? क्या इस मुलाकात ने पृथ्वी के 2 सबसे बड़े राष्ट्रों के बीच सीमा पर बने तनाव के पहाड़ को हटा दिया है? क्या इस मुलाकात ने भारत और चीन के रिश्तों की कड़वाहट मिटा दी है? पिछले साल 2023 में जब ब्रिक्स देशों का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, तब पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था, लेकिन सीमा पर तनाव के चलते उनके बीच द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई थी। इससे पहले जब साल 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक हुई थी, तब भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच औपचारिक रूप से कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। आज कजान में हुई मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच आखिरी द्विपक्षीय बातचीत अक्टूबर 2019 में हुई थी। तब शी जिनपिंग भारत में पीएम मोदी के विशेष अतिथि थे। दोनों नेता महाबलीपुरम में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए मिले थे, लेकिन इस मुलाकात के कुछ महीने बाद ही जून 2020 में चीन ने गलवान में धोखा दे दिया और एलएसी पर तनाव बढ़ गया। भारत सरकार का क्लियर स्टैंड था कि जब तक चीन सीमा पर साजिशें करना बंद नहीं करेगा, कोई द्विपक्षीय बात नहीं होगी। मोदी जिनपिंग की यह मुलाकात मुमकिन हुई क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए और एलएसी पर दोनों देश 2020 की स्थिति बहाल करने पर सहमत हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत चीन के रिश्तों पर पिछले 5 सालों से जमी बर्फ आखिर पिघली कैसे? प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत की जमीन तैयार कैसे की गई? इसे लेकर TV9 भारतवर्ष को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इस मुलाकात के 5 मुख्य किरदार हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी, भारत के NSA अजीत डोवल और दिल्ली में चीन के नए राजदूत ज्यू फीहोंग।
व्लादिमीर पुतिन ने चीन पर भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने का दबाव बनाया। बीते कुछ महीनों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की कई मुलाकातें हुई। इन्हीं बैठकों में मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत को लेकर अंतिम फैसला लिया गया। उधर एनएसए अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री के साथ मोदी जिनपिंग के बीच बातचीत की योजना तैयार की और भारत में चीन के नए राजदूत यू फिनहोंग ने कई बार भारत की तारीफ करके दोनों देशों के बीच की तल्खी को कम करने का भी माहौल बनाया। चीन के मीडिया पर भी भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक कूटनीति की तारीफ की गई। चीन ने एलएसी पर 2 कदम पीछे हटाए तो भारत ने भी 2 कदम आगे बढ़कर चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है कि 5 साल बाद चीन एलएसी पर समझौते के लिए तैयार कैसे हुआ? क्या चीन का झुकना उसकी मजबूरी है या कजान में चीनी राष्ट्रपति के हंसते चेहरे के पीछे चीन की कोई चाल हो सकती है? इतिहास गवाह है कि चीन पर भरोसा करना हमेशा भारत पर भारी पड़ा है। इसलिए चीन को ठीक तरह से हैंडल करने में इस बार भारत सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। भारत की कूटनीति और रूस के दबाव में चीन को कदम पीछे खींचना पड़ा क्योंकि चीन की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उसे कोई बाजार नहीं मिल रहा है। एक तरफ भारत ने ग्लोबल मंचों पर चीन को अलग थलग करना शुरू किया तो दूसरी तरफ एप्पल समेत कई बड़ी कंपनियां चीन छोड़ रही हैं। ऐसे में चीन को भारत के साथ मिलकर काम करना उसकी मजबूरी बन गई। चाइना एडजस्ट कर रहा है, हम भी एडजस्ट कर रहे हैं। आज की दुनिया, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि ये दुनिया है मल्टीपोलैरिटी की, अलग अलग पोल्स बन रहे हैं दुनिया में। हम भी एक पोल है, चाइना भी एक पोल है, तो इन दोनों पोल्स को आपस में एडजस्ट भी करना है फॉर फ्यूचर पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि दोनों को स्कोप दिखता है कि अगर हम एडजस्ट करें थोड़ा थोड़ा तो हमें बेनिफिट या फायदे हमारे देशों को काफी हो सकते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। अब मोदी जिनपिंग मीटिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी समझिए। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पुतिन ने भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने की पहल की। ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन से पहले होने वाली अलग अलग मीटिंग के दौरान पुतिन ने कई बार संदेश दिया कि एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और चीन के रिश्ते सामान्य होना जरूरी है। कजान में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी पुतिन पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हर वक्त एक पुल की तरह दिखे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से आने वाली हर तस्वीर में पुतिन के एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दिए तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग। लेकिन भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बातचीत अचानक नहीं हुई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद चीन के साथ संबंध सुधारने के स्पष्ट संकेत दिए। सबसे पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास हुए। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच कोई शिखर वार्ता तो नहीं हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच माहौल सुधारने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी कभी खत्म नहीं हुए। इसी साल जुलाई में कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ा काम किया। संबंध बहाली की बात आगे बढ़ी। फिर जुलाई में लाओस में दोनों देशों के विदेश मंत्री एक बार फिर मिले। इसी बैठक में मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत को लेकर फैसला हो गया। लेकिन ये बातचीत कब होगी, कैसे होगी, इसकी तैयारी भारत के एनएसए अजीत डोवल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने की। सकारात्मक माहौल बनाने के लिए चीन के राजदूत ने भी लगातार भारत के समर्थन में बात की। दूसरी तरफ विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कई मौके पर कहा कि चीन के साथ गलवान के बाद बड़े सीमा विवाद का 75% या उससे ज्यादा समाधान हो चुका है। लेकिन अब बारी 100% समाधान की थी। दोनों देशों की सेनाएं 2020 वाली स्थिति पर जाने को सहमत हो गई, तो प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी मुमकिन हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अमेरिका और नेटो देशों का डर यह है कि अगर पश्चिम और मिडिल ईस्ट में फैले तनाव के बीच भारत, रूस, चीन तीनों एक हो गए तो वैश्विक राजनीति 360 डिग्री घूम जाएगी और दुनिया का शक्ति संतुलन पूरी तरीके से बदल सकता है। रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन काफी हद तक अमेरिका और नेटो देशों को डराने में कामयाब तो रहे हैं। कजान में दुनिया ने पुतिन का पावर शो कैसे देखा, देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिक्स के महासम्मेलन में भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ ही नहीं पिघली, अमेरिका का तनाव बढ़ गया है। कजान में सिर्फ ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन ही नहीं हुआ, यहां अमेरिका और नाटो ने पुतिन का पावर शो देखा है। हमारे संगठन के सदस्य देशों में वास्तव में बहुत बड़ी राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और मानवीय क्षमता है। हम समान मूल्यों वाले और एकजुट देश हैं। ब्रिक्स में विभिन्न महाद्वीपों, विकास मॉडल, धर्मों, सभ्यताओं और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संप्रभु देश शामिल हैं। रूस के कजान शहर में हुई ब्रिक्स प्लस की बैठक में 36 देशों ने भाग लिया। इतने देशों को अपने साथ एक मंच पर खड़ा करके पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों को दिखा दिया कि वो असली बाजीगर है और रूस को अलग थलग करना नामुमकिन है। पिछले 3 दिन में पुतिन ने जिन मेहमानों का स्वागत किया वो दुनिया की 40% आबादी और 30% अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूस कई समस्याओं का सामना कर रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था पर डॉलर का दबदबा है। पुतिन अमेरिका के इसी बादशाहत को तोड़ना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों की मीटिंग में मंथन हुआ कि कैसे ग्लोबल व्यापार का कोई ऐसा जरिया निकले जिसमें डॉलर, यूरो या G7 की कोई और करेंसी ना हो। पुतिन की अध्यक्षता में हुआ ब्रिक्स देशों का 16वां सम्मेलन इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि इस पे 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। दुनिया अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। बैठक में इन्हें लेकर चर्चा होगी। हम कोशिश करेंगे कि नए देशों को जोड़ने से संगठन की क्षमता पर असर न पड़े। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका और नाटो को ब्रिक्स से चुनौती मिले और एशिया में शक्ति का एक ऐसा समीकरण बन जाए जिसके सामने अमेरिका और नाटो के 32 देशों की ताकत भी छोटी साबित हो। बाइडेन पिछले 2 साल से ये कह रहे हैं कि वो पुतिन को दुनिया के पटल पर अकेला कर देंगे, लेकिन पुतिन ने कजान में 36 देशों के प्रतिनिधियों से बात करके और 20 द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करके न सिर्फ अपनी ताकत दिखा दी है बल्कि नए शक्ति समीकरण बनाने की तरफ भी बड़े कदम बढ़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अब आप सोचेंगे कि इस प्रदर्शन का मतलब क्या है, जबकि शेख हसीना अब देश में है नहीं और नई सरकार आ चुकी है। पर इस बार राजधानी ढाका की सड़कों पर बवाल शेख हसीना को लेकर एक बार फिर से बढ़ गया। इस बार निशाने पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने शेख हसीना को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद ढाका की सड़कों पर कोहराम मच गया। छात्र संगठन और कट्टरपंथी जमात के लोग एक बार फिर से सड़कों पर आ गए, पर इस बार उनकी मांग शेख हसीना को हटाने की नहीं, राष्ट्रपति को ही हटाने की थी। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने पर विचार भी कर रही है। ऐसे में अब यह सवाल है कि क्या बांग्लादेश में नए बवाल के पीछे यूनुस सरकार ही की कोई साजिश है? बांग्लादेश की ये तस्वीरें आखिर क्या कह रही हैं? बांग्लादेश में बवाल आखिर थम क्यों नहीं रहा है? बांग्लादेश में एक बार फिर क्यों शुरू हो गया हिंसक प्रदर्शन?
क्या बांग्लादेश में आए दिन विरोध प्रदर्शन इस देश की नियति बन गई है? जो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही मुल्क में हमेशा इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं। শুরু হয়ে গেছে, সেনাবাহিনী পুলিশ উভয় মিলে কিন্তু এই জনতার উপর আক্রমণ শুরু করেছে এবং একটি আক্রমণাত্মক মার এবং বিশৃঙ্খল একটি ঘটনা ঘটছে। আপনারা দেখছেন আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি বঙ্গভবনের সামনে। बांग्लादेश की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, हिंसा और आगजनी की ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि ये मुल्क एक बार फिर कट्टरपंथियों के मंसूबों का शिकार बन गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर इस हिंसक प्रदर्शन की सूत्रधार क्या यूनुस सरकार ही है? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद उनके विरोधियों की अभी हिंसा और गुस्से की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि तब तक बांग्लादेश में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर बवाल शुरू हो गया। तो क्या इस विरोध प्रदर्शन के पीछे अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की शय है? बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले ये वही लोग और वही स्टूडेंट्स हैं जो चंद महीनों पहले शेख हसीना की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और सरकार को गिरा दिया था। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले छात्र संगठन ने ढाका में एक बार फिर उग्र प्रदर्शन किया। राजधानी ढाका में हजारों लोग राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की भीड़ हिंसक होने के बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग घायल भी हो गए क्योंकि ढाका पुलिस के मुताबिक उग्र प्रदर्शनकारी उन पर पथराव करने लगे थे, जिसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। लेकिन प्रदर्शनकारी यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर राष्ट्रपति आवास का भी घेराव किया और हिंसा की। अभी स्टेटमेंट दी है कि मेरे पास कोई कागजी प्रूफ नहीं है कि शेख हसीना ने देश छोड़ने से पहले रिजाइन करा। इसके चलते जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स है वो काफ़ी खफा हो गए हैं। बैकग्राउंड में बात यह चल रही है कि यूनुस सरकार एक्चुअली इस प्रेसिडेंट को हटाना चाहती है, परंतु हटा इसलिए नहीं सकती क्योंकि बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली उनकी पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। अब शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट तो हो गई डिसॉल्व, तो अब नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो नहीं सकता, जो फिलहाल है वही रहेगा। बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के बाद अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राष्ट्रपति ने अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। अब आपको इस विरोध प्रदर्शन के पीछे का बैकग्राउंड समझाते हैं। ये आखिर ढाका में ये बवाल किस बात को लेकर शुरू हुआ? हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर टिप्पणी की थी। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके पास शेख हसीना के इस्तीफे का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। इस बयान से नाराज प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग की। शेख हसीना पर टिप्पणी करने की वजह से अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। देखिए, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, इतना प्रोटेस्ट हुआ कि उसको अपनी सत्ता, अपना घर छोड़ के इमीडिएट भागना पड़ा। अब प्रेसिडेंट जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है, अभी तो छोटी मोटी, अभी तो मात्र कुछ 200-400-500 स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ, बट अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ गई तो प्रेसिडेंट पर प्रेशर आ सकता है कि आप सत्ता से स्टेप डाउन करो।
बांग्लादेश के राष्ट्रपति के बयानों के अनुसार अगर उनके पास शेख हसीना का इस्तीफा नहीं है तो जाहिर है शेख हसीना निर्वासित प्रधानमंत्री कहलाएंगी। इसी बात से शेख हसीना के विरोधी और कट्टरपंथी जमातें चिढ़ी हुई हैं। तो क्या यह माना जाए कि बांग्लादेश में इस नई हिंसा के पीछे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का हाथ है? क्योंकि अगर शेख हसीना निर्वासित प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर है इससे मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शेख हसीना के समर्थक भी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से मोर्चा लेने के लिए चुनौती दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के बयानों के बाद बदले हुए घटनाक्रम के बीच शेख हसीना के समर्थक ढाका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करते दिखे। शेख हसीना के समर्थकों की ये तस्वीरें बांग्लादेश में वायरल हैं। तस्वीरों में शेख हसीना के समर्थक मुंह पर काली पट्टी बांधे नजर आए। वो शेख हसीना की देश वापसी की मांग कर रहे थे और यूनुस सरकार को हटाने की गुहार लगा रहे थे। ऐसे में साफ जाहिर है कि बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना के समर्थकों और यूनुस समर्थकों के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। ढाका की सड़कों पर एक बार फिर बवाल करने वाले प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों का दावा है कि 48 घंटों में बांग्लादेश की सत्ता में भारी बदलाव होगा। उनका इशारा मौजूदा राष्ट्रपति को हटाने की तरफ था। प्रदर्शनकारी गुट राष्ट्रपति के मसले पर राजनीतिक दलों से बात करेंगे। सेना प्रमुख की मौजूदगी में राजनीतिक दलों से बात होगी। गुरुवार तक नए राष्ट्रपति को लेकर फैसला कर लिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को नहीं हटाया गया तो वो बांग्लादेश में एक बार फिर उसी तरह के प्रदर्शन करेंगे जैसे शेख हसीना सरकार के खिलाफ अगस्त में हुआ था। शेख हसीना ने अगस्त में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से भारत में शरण ले रखी है, लेकिन उनकी वजह से एक बार फिर बांग्लादेश में उबाल है। सवाल है कि नए हालात के बीच शेख हसीना क्या करेंगी। कैसे सरकारी मशीनरी ताना बाना चलाना है, परंतु इसका शेख हसीना को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ग्राउंड ओपिनियन और ग्राउंड सपोर्ट जो है वो शेख हसीना के पैरों तले टोटल निकल चुका है।